वेलकम टू प्लाज्मा साइंस एकेडमी। देखिए, कल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था नाभिकों के स्थायित्व के बारे में। कौन सा नाभिक स्थायी होगा, कौन सा नाभिक अस्थायी होगा, या फिर हमने क्या बोला था कि स्थायित्व होने के लिए जो उसकी कंडीशंस थी वो हमने कल डिस्कस की थी। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर शेल मॉडल। ठीक है, नाभिकीय कोश मॉडल। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि जो नाभिक होता है, नाभिक किस स्ट्रक्चर का पता लगाना है। स्ट्रक्चर का तो क्या, अंदर से किस प्रकार से जो न्यूक्लियॉन्स है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो उन सब का पता लगाने के लिए मॉडल्स दिए गए थे, जिसमें आपने पहले पढ़ चुके लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ा था। एक मॉडल पढ़ा था हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, ये जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था वो क्या कहता था कि जो नाभिक है वो किसके समान है, एक पानी की बूंद के समान है। कि जिस प्रकार से पानी की बूंद में पृष्ठ तनाव या फिर अपन बोले नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिक में जिस प्रकार से इनके जो गुण थे उसी प्रकार से पानी की बूंद में भी वो गुण विद्यमान थे। और इसलिए हमने क्या मान लिया कि जो नाभिक होता है वो किसके समान होता है, एक पानी की बूंद के समान होता है, क्योंकि उसमें जो सारी प्रॉपर्टीज थी, नाभिक की प्रॉपर्टीज देखी हमने और पानी की बूंद की प्रॉपर्टीज देखी, तो दोनों की लगभग प्रॉपर्टीज वो समान थी। तो इस आधार पर माना गया कि जो नाभिक है वो एक नाभिक पानी की बूंद के समान होता है। क्लियर? तो ये तो था अपना लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो मॉडल जैसा कि कोई भी एक आधार मान के उसको बताया जाता है कि इस प्रकार का होगा। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर शेल मॉडल, ये क्या कहता है। देखो, शेल क्या होती है अपने पास, कोश बोलते हैं। हिंदी में शेल को क्या बोलते हैं, कोश। ठीक है, जैसा कि हम एटम्स की बात करें तो देखिए, एटम्स में भी कोश होती है, कोश होते ही नहीं होते। अगर देखो एटम्स की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु में किस प्रकार से होता है कि एक तो होता है अपना नाभिक। ठीक है, ये तो क्या है, नाभिक। क्लियर? और इसमें चारों तरफ क्या होती है, इसकी शेल्स होती है, के शेल, एल शेल, एम शेल। ठीक है, और इन शेलों में क्या करते हैं, इन कोशों में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं इसके चारों ओर। क्लियर? इनको क्या बोला जाता है, शेल बोला जाता है, कोश बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो थी किसी भी परमाणु की स्ट्रक्चर की। परमाणु के अंदर इस तरह से सेल होती है जिसमें के शेल, एम शेल है ना, और इनके अंदर क्या होते हैं, इनके ये कोश हो गई। ठीक है, इनके अंदर इनके क्या पाए जाते हैं, उपकोश पाए जाते हैं, एस, पी, डी, एफ, ये सब क्या थे, उसके उपकोश थे। ये तो किस में थे, परमाणु के अंदर। ठीक है, ये बात किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पे, परमाणु की। लेकिन अगर हम बात करें, हम न्यूक्लियस की अगर बात करें तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे मेयर। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक, मेयर नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या बताया था कि जो अपना न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है परमाणु के अंदर, इस न्यूक्लियस की भी स्ट्रक्चर शेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। मतलब इसके अंदर भी क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है। जैसे ये मैंने मान लिया नाभिक है ये। ठीक है, इसको यहाँ, ये जो नाभिक है मेरा ये रहा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होती है, शेल्स पाई जाती है ये इस तरह से। और जिस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इन सेल्स में, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होंगे, वो इन शेलों में उपस्थित होते हैं या उपकोशों में उपस्थित होते हैं। इनमें तो इसमें क्या होती है, शेल्स जो होती है उनके भी क्या होती है, उपशेल होती है। ठीक है, मतलब उनके भी क्या, कोश के भी क्या होते हैं, उपकोश होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या होगा, शेल लाइक स्ट्रक्चर होगी, और उन शेल्स के भी सब शेल जो होगी, उपकोश जो होंगे, उनमें ये चक्कर लगाएंगे। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये माना गया था शेल मॉडल के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब देखिए, अगर हम किसी भी परमाणु की बात करें, ठीक है, तो परमाणु में कई परमाणु होते हैं जो स्थायी होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें इनर्ट गैस की, इनर्ट गैसेस। ठीक है, जैसे कि अपन कौन कौन सी होती है इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से
ये जो अपने पास इनर्ट गैसें, अक्रिय गैसें जो होती है, ये सारी क्या होती है, इनके जो शेल्स होते हैं वो पूरे फुलफिल होते हैं। मतलब इनके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि इस कंडीशन में ये क्या है, स्टेबल है। ठीक है, ये स्टेबल है, मतलब अक्रिय गैस हैं, और इनका स्थायित्व भी क्या होता है, परमाणु का इनका बहुत ही अधिक होता है। तो यहाँ पे इनकी जो शेल्स होती है वो फुलफिल होती है। इसी प्रकार से नाभिक में भी हम बात करते हैं मैजिक नंबर्स की। ये तो है अपने पास एटम, और ये हम मैजिक नंबर की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, मैजिक नंबर जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, कौन कौन से होते हैं, 2, 8, ये सारे क्या है अपने पास मैजिक नंबर्स। 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126, ये सारे क्या है, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर मतलब ये जो जिनमें वे नाभिक जिनके अंदर प्रोटोनों की संख्या इनके बराबर हो, कोई सा भी, जैसे कि प्रोटॉन की संख्या 2 है, ठीक है, या फिर मान ले या फिर क्या हो सकता है कि न्यूट्रॉन की संख्या इनके बराबर हो, तो वो जो नाभिक होंगे वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ठीक है, अगर मैजिक नंबर्स के बराबर न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की संख्या है तो उसमें ये जो नाभिक आते हैं वो सारे क्या होंगे, स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कि प्रोटॉन की संख्या भी ये मैजिक नंबर में से ही आ रही है और न्यूट्रॉन की संख्या भी इन मैजिक नंबर में से ही आ रही है, मतलब प्रोटॉन भी मैजिक संख्या के नंबर के बराबर है और न्यूट्रॉन भी मैजिक संख्या के नंबर के बराबर है, तो उस कंडीशन में जो नाभिक होगा वो डबल स्टेबल होगा। डबली स्टेबल मतलब ज़्यादा स्टेबल हुआ उसमें, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स, जैसे कि मैं बात करूं हीलियम का, तो 2He4 होता है। प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, Z बराबर 2। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है इसके अंदर, 2, 4 - 2, 2। तो देखिए इस कंडीशन में प्रोटॉन की संख्या भी 2 है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 है, मतलब प्रोटॉन भी मैजिक नंबर के बराबर है और न्यूट्रॉन भी इसके बराबर है, मैजिक नंबर के बराबर है। तो देखिए इस कंडीशन में जो ये नाभिक होगा 2He4 वो डबल स्टेबल होगा, डबली स्टेबल जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब हायर स्टेबल होगा। जैसा कि परमाणु के अंदर होता है, परमाणु के अंदर इनर्ट गैसें होती है, ठीक है, जिनके अंदर इनकी शेल्स क्या होती है, फुलफिल होती है। इसी प्रकार से नाभिक के अंदर भी ये जो मैजिक नंबर्स वाले जो न्यूक्लियाई है, इन सब की जो शेल होगी वो फुलफिल होगी। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से इनका जो मैजिक नंबर्स है उनको किस प्रकार से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स को इन शेल्स में व्यवस्थित किया जाता है, तो उसको हम शेल मॉडल की सहायता से ही समझेंगे। ठीक है, तो शेल मॉडल थोड़ा समझ में आया, बेसिक की करना क्या है। शेल मॉडल में हम ये मैजिक नंबर्स जो है उनके अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये शेल्स है वो किस प्रकार से बनती है, ठीक है, और उनके अंदर ये प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो किस प्रकार से उनके अंदर अरेंज होते हैं। क्लियर। अब देखिए जो शेल मॉडल था उसमें क्या होते हैं, जैसे हमने अभी बात करी थी किसी भी न्यूक्लियस की, इसमें न्यूक्लियस में क्या होते हैं, शेल लाइक स्ट्रक्चर अगर हम मान रहे हैं तो इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन क्या करेंगे, इसमें शेल्स में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके शेल मॉडल के कुछ अभिग्रहितों की, अभिग्रहित क्या क्या अभिग्रहित दिए गए थे, क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए गए थे शेल मॉडल के, कि क्या क्या दिए गए थे। पहली बात तो क्या कही गई कि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन हो, या फिर अपन कंबाइंड रूप में क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स, कि किसी भी नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है वो इसके उपकोशों के अंदर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उपकोश मतलब S-P-D-F, ये सब क्या है, उपकोश है। तो शेल्स के उपकोश मतलब कोश के अंदर भी क्या होते हैं, उपकोश पाए जाते हैं, और उनके अंदर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। क्लियर। तो पहला ऑप्शन ये जो अभिग्रहित था वो यही है पोस्टुलेट कि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन जो उपस्थित होते हैं वो उपकोशों के अंदर क्या करते हैं, गति करते हैं। फिर देखिए सेकंड क्या बताया गया कि इसके अंदर जैसे एक न्यूक्लियॉन्स मैंने मान लिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मान लिया, ये जो न्यूक्लियॉन्स है वो अदर जो न्यूक्लियॉन्स है उनके
केंद्रीय विभव के प्रभाव में गति करते हैं, मतलब सेंट्रल पोटेंशियल इनके ऊपर लगता है अदर न्यूक्लियॉन्स की वजह से, ठीक है। तो क्या होगा, केंद्रीय विभव, जैसे मैंने बात करी एक न्यूक्लियॉन्स की, ठीक है। इस जैसे अपन किसी भी परमाणु की बात करते हो तो परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन अगर मोशन करता है तो उसके सेंट्रल में क्या लगता है, उसके कारण उसका फोर्स लगता है, सेंट्रल फोर्स, और सेंट्रल फोर्स के कारण अदर न्यूक्लियनों पर उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बात करें इसमें नाभिक के अंदर, तो नाभिक में क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स पाए जाएंगे, और जो न्यूक्लियॉन्स है इसके कारण भी इसमें सेंट्रल फोर्स कार्य करेगा, और इसका जो प्रभाव है, ये जो सारे न्यूक्लियॉन्स, अदर न्यूक्लियॉन, जैसे मैंने इस वाले न्यूक्लियॉन की बात कर ली, अब ये तो है नहीं है कि इसके अंदर केवल एक ही न्यूक्लियॉन उपस्थित है, कई सारे न्यूक्लियॉन्स उपस्थित होते हैं अलग अलग शेलों में, तो उनके प्रभाव में जो उसमें सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल पोटेंशियल जो वर्क करता है, उनके प्रभाव में ये न्यूक्लियॉन्स गति करता है। क्लियर। तो सेकंड जो बात हुई अपनी कौन सी हो गई, केंद्रीय विभव वाली, ठीक है। जो थर्ड अपना अजम्पशंस था, थर्ड जो पोस्टुलेट्स दिया गया वो बताया गया कि हम देखते हैं कि किसी भी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित है, ठीक है। तो अगर शेल मॉडल अगर हम मान रहे हैं, मतलब कक्षीय गति अगर हम मान रहे हैं, तो इनकी मोशन होगी, गति होगी, और उसके कारण क्या होगा, इसके अंदर संवेग उत्पन्न होगा। कौन सा संवेग उत्पन्न होगा, कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, ठीक है। कोणीय संवेग जो होगा इसमें, जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए माना था, कौन कौन से कोणीय संवेग उत्पन्न होते हैं, इसकी कक्षीय गति के कारण और इसकी स्पिन मोशन के कारण। तो इसमें हमने देखा था कि कक्षीय गति के कारण मतलब एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इसमें क्रिएट होता है। इसी प्रकार से जो नाभिक होता है, नाभिक में भी क्या उपस्थित है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी भी क्या होती है, गति होती है, मतलब कोणीय संवेग इनके अंदर भी उत्पन्न होता है, और जिसके कारण इसके अंदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होता है, जिसमें अपन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मान किस प्रकार से लिखते हैं, √L × L+1, और ये h कट। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मान कैसे लिखते हैं, √S × S+1 × में h कट। क्लियर। तो थर्ड जो अभिग्रहित दिया गया वो क्या दिया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो उनमें ऑर्बिटल, उनकी मोशन, जो ऑर्बिटल मोशन होगी तो उसके कारण कौन सा संवेग उत्पन्न होगा, कोणीय, ऑर्बिटल कोणीय संवेग उत्पन्न होगा, और यदि स्पिन मोशन की बात करें तो स्पिन मोमेंटम उत्पन्न होगा, ठीक है। तो S वेक्टर बराबर S × S+1 h कट, ये होगा उसका स्पिन मोमेंट। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर ये जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं वो एक तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, और इनके किसी नाभिक के अंदर ही गति करेंगे। अब नाभिक की गति कैसी होती है, रेंज अगर हम बात करें तो इसकी नाभिक की रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर की, और इस लघु परास के कारण प्रॉपर्टी पड़ी थी नाभिक की कि नाभिक की प्रॉपर्टी क्या है, लघु परास होती है। लघु परास का मतलब इसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या है, 10⁻⁻15 ऑर्डर की है, और इसके अंदर ही शेल बनी हुई है, और न्यूक्लियॉन्स जो है वो इसके अंदर, इन शेलों के अंदर क्या कर रहे हैं, वो मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने अभी देखा था कि अन्य जो न्यूक्लियॉन्स है उनके कारण क्या होगा, उनका सेंट्रल पोटेंशियल होगा, और जो पोटेंशियल है उसके प्रभाव में जिसमें ये गति करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स क्या है, फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा, क्या उत्पन्न होगा, पोटेंशियल उत्पन्न होगा। और जो ये पोटेंशियल है वो कई प्रकार के पोटेंशियल अगर इसमें हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम इसमें डिस्कस करेंगे स्क्वायर वेल पोटेंशियल के बारे में, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ठीक है, और एक डिस्कस करेंगे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। क्योंकि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स है उसके अंदर उसकी स्पिन मोशन भी होगी और उसकी ऑर्बिटल मोशन भी होगी, ठीक है।
तो देखिए होता क्या है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल की बात करें, क्योंकि हमको जो न्यूक्लियॉन्स है वो न्यूक्लियॉन्स किसी पोटेंशियल के अंदर ही गति करेंगे, और हम जानते हैं कि न्यूक्लियॉन्स की जो परास होती है वो क्या होती है, शॉर्ट रेंज होती है, और इसी के अंदर इसका क्या होगा, पोटेंशियल होगा, इस पोटेंशियल रेंज के अंदर ही वो क्या करेंगे, मोशन करेंगे। अब इसमें देखते हैं अपन पोटेंशियल किस प्रकार का होगा। तो देखिए अगर हम बात करें स्क्वायर वेल पोटेंशियल की, तो इसमें कई एजम्पशंस लिए गए कि अगर इसका पोटेंशियल स्क्वायर वेल के समान हुआ तो क्या होगा, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के समान माना गया, फिर उसकी कंडीशंस निकाली गई, और फिर लास्ट में इन दोनों का मिक्सचर लिया गया, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग या स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस, जिसमें स्क्वायर वेल पोटेंशियल और हार्मोनिक ऑक्सीलेटर दोनों को क्या मिक्सचर, दोनों की इंटरेक्शंस को क्या किया कि दोनों क्या है, दोनों प्रकार की मोशंस वो उसमें मिक्सचर किया गया, ठीक है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में, मतलब उसकी कक्षीय मोशन भी ली गई और उसकी स्पिन मोशन भी उसके अंदर कंक्लूड करी गई है। अब देखिए आगे सबसे पहले अगर हम माने स्क्वायर वेल पोटेंशियल के, तो देखो स्क्वायर वेल पोटेंशियल मतलब जैसे मैंने मान लिया कि कोई भी अपने पास नाभिक है, नाभिक के अंदर एक पोटेंशियल का वितरण, मैंने इस विभव का वितरण इस प्रकार से मान लिया कि इसके अंदर जैसे यहाँ पे इसकी R0, ये जो त्रिज्या है यहाँ तक इसकी रेंज है त्रिज्या की, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये विभव है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो यहाँ से तो माइनस के V0 है, अगर हम 0 से कम की बात करें, और यदि ये R0 से अगर ज़्यादा की बात करें, मतलब नाभिक के बाहर की बात करें, इसके अंदर तो मैंने मान लिया कि इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, माइनस के V0 है, और फिर अगर मैं नाभिक से बाहर की अगर बात कर रही हूँ, मतलब ये त्रिज्या R0 से बाहर की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे पोटेंशियल 0 के बराबर है, ठीक है। तो वो वाला केस हम यहाँ पे डिस्कस करा। उसके बाद डिस्कस करने के बाद देखो क्या हुआ, इसमें हमारे पास जो एनर्जी प्राप्त हुई उस एनर्जी के अकॉर्डिंग उसके एनर्जी लेवल्स बनाए। एनर्जी लेवल्स में जो एनर्जी लेवल्स हमारे पास आए थे उसमें केवल कुछ ही परमाणुओं को या कुछ ही मैजिक नंबर वाले नाभिकों को हमने उसमें भर पाए थे, बाकी के जो नाभिक थे जो स्टेबल थे, जो मैजिक नंबर वाले थे, उनको अपन इसमें नहीं भर पाए। तो इसके कारण तो देखिए इसमें स्क्वायर वेल पोटेंशियल को इसमें कंक्लूड नहीं किया गया, मतलब इसको माना गया कि ये क्या होगा, इसका पोटेंशियल स्क्वायर वेल के समान नहीं होगा। फिर जो नेक्स्ट जो माना गया कि हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, इसका क्या, जैसे अपन मानते कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक को परमाणु के अंदर जब गति करते हैं तो उनकी मोशन सरल आवर्त दोलक की तरह होती है, तो इसी प्रकार से नाभिक में भी माना गया कि नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स उपस्थित होते हैं वो एक सरल आवर्त दोलक की भांति गति करते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए जैसे कोई भी नाभिक लिए आप सरल आवर्त दोलित्र के अंदर अगर हम देखें तो पोटेंशियल किस प्रकार से दिया जाता है, V ऑफ R पोटेंशियल जो एनर्जी देती है वो देते हैं अपन 1/2 m ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए ये तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर हम देखें जो अपने पास एनर्जी फॉर्मूला होता है जिसको क्वांटम में डिस्कस करेंगे अच्छे से सबको, H साइन बराबर E साइन, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन में देखो H क्या होता है, इसमें टोटल एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये साइन बराबर ई साइन, क्लियर। काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं p²/2m से, प्लस ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ये पोटेंशियल कितना दे रखा है, V ऑफ R, यहाँ से ये साइन बराबर ई साइन, क्लियर। अब ये जो P होता है इसका एक ऑपरेटर होता है, हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसका P का एक ऑपरेटर पढ़ते हैं, माइनस के आयोटा H कट डेल, ठीक है। H कट क्या है यहाँ पे, H/2π। तो यहाँ से देखिए इसका मान जब हम यहाँ रखेंगे तो माइनस और माइनस इसको स्क्वायर करेंगे, p², माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1, ठीक है। तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया, -1, और ये H कट स्क्वायर और ये डेल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस V ऑफ R, यहाँ से साइन बराबर ई साइन। और ये जो साइन होता है, देखिए ये जो अपन तरंग फलन ले रहे हैं, ये तरंग फलन इसके कौन से कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा,
उसके r, थीटा और फाई वाले कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो हमने नाभिक माना है वो क्या माना है, एक गोलीय सममिति मानी है उसकी। तो यहाँ पे जो साइन होगा वो इसकी r, थीटा और फाई, ठीक है, यहाँ पे r, थीटा और फाई तीनों पे ये डिपेंड करेगा, तीनों कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, गोलीय कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर साइन माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी ऑफ r साइन बराबर e साइन। क्लियर। यहाँ से देखिए इस माइनस के एच कट स्क्वायर 2m का अपन दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं या भाग लगा देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा डेल स्क्वायर साइन माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर v ऑफ r साइन बराबर माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर e साइन। क्लियर। तो यहाँ से देखिए अपने पास क्या आएगा, डेल स्क्वायर साइन, और साइन किस पे डिपेंड है, r, थीटा और फाई पर, माइनस 2m प्लस का, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे आके प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा e माइनस, इसको लिख देंगे माइनस b ऑफ r आएगा। देखिए यहाँ से जो b ऑफ r है इसका मान क्या था अपने पास, 1/2m ओमेगा स्क्वायर, 1/2m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। क्लियर। और साइन r कोमा थीटा कोमा फाई इज इक्वल 0। ये जो समीकरण आ रही है अपने पास, ये एक इसकी तरंग फलन की समीकरण है, जिसमें जब इसको सोल्व किया जाता है तो देखिए डेल स्क्वायर जो होता है इसमें एक गोलीय संकारक, जिसमें हम बोलते हैं लाप्लासियन संकारक जो होता है वो गोलीय कोऑर्डिनेट्स के लिए इसका मान अलग होता है। तो उसमें अपन इसका मान पुट करेंगे, और मान पुट करने के बाद अब जो यहाँ पे इसके जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा साइन का, मतलब ये जो अपने पास इक्वेशन आई है वो एक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो एक बेसल फॉर्म ये ले लेती है, और इसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो जो सॉल्यूशन आएगा अपने पास कुछ इस तरह का आएगा कि उसके अंदर रेडियल वाला पार्ट और उसका कोणीय वाला पार्ट, ठीक है, त्रिज्या वाला पार्ट और उसका कोणीय वो थीटा और फाई वाला पार्ट अगर बोले तो उसमें एंगुलर पार्ट और रेडियल पार्ट दोनों उसके अंदर विद्यमान होते हैं। और जब इनका इस साइन के लिए जो भी साइन का मान आएगा अपने पास r, थीटा, फाई में इसका रेडियल पार्ट होगा और उसका एंगुलर पार्ट भी होगा, और जब उसके अकॉर्डिंग उसके आइगन मान या आइगन मान जब निकाले जाइए तो उसका फलन हो गया। जब उसका आइगन मान निकाला जाता है, या हम देखें एनर्जी का जब मान निकाला जाता है तो एनर्जी का मान आता है उसमें n प्लस हाफ h कट ओमेगा। ठीक है, ये इक्वेशन है। इक्वेशन से ये तो एक आइगन फलन निकलेगा और एक आइगन मान निकलेगा। जो आइगन मान होगा वो किसका मान होगा, एनर्जी का मान होगा, और वो जो एनर्जी आएगी वो आएगी अपने पास n प्लस हाफ h कट ओमेगा, जिसमें जो n होता है वो होता है पीरियोडिक क्वांटम नंबर। जो ये n है उसको बोलते हैं पीरियोडिक क्वांटम नंबर। क्लियर, मतलब जो दोलक क्वांटम नंबर है वो है अपना n, और जो ये n होता है उसकी वैल्यू होती है तुम्हारे पास 0, 1, 2, 3 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये जो n है इंफिनिटी तक हो सकती है। इसका जो मान दिया जाता है वो दिया जाता है 2n प्लस l माइनस 2 से। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पढ़ा था। मतलब यहाँ पे पहले स्क्वायर वेल पोटेंशियल देखा। स्क्वायर वेल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो कई मैजिक नंबर्स थे उनका सही व्याख्या नहीं कर पाया था वो। इसके बाद हमने जो पोटेंशियल माना वो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर माना, उसमें भी कई सारे जो मैजिक नंबर्स थे उनकी व्याख्या सही तरह से नहीं हुई। फिर हमने क्या मानी है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग मानी है, जिसमें क्या माना गया है कि जो हार्मोनिक पोटेंशियल जो है वो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर और स्क्वायर वेल पोटेंशियल दोनों का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में क्या होता है, जैसे कि अपन ने एलएस कपलिंग के बारे में डिस्कस किया था। एलएस कपलिंग में देखिए यहाँ पे जो ये हमारे पास n है अपने पास मुख्य क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है, कक्षीय क्वांटम नंबर, या फिर बोल सकते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर।
और ये n क्या है, कैपिटल N पीरियोडिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जो हमारे पास इसमें एनर्जी, जैसे हम 2 लेवल्स के लिए एनर्जी डिफरेंस निकाले, तो यहाँ से एनर्जी डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो एनर्जी डिफरेंस स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को डिस्कस करते हुए जो एनर्जी डिफरेंस आता है वो आता है प्रोपोर्शनलिटी 2l+1 के, प्रोपोर्शनल होता है 2l+1 के। इनका हमें डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें केवल शेल मॉडल को समझना है कि किस प्रकार से शेल मॉडल विकसित हुआ और आगे हमें उसके एनर्जी लेवल्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, डेरिवेशन करने की यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब हम हायर एजुकेशंस में जाते हैं तो उस कंडीशन में हमको पूरा डेरिवेशन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस आएगा वो वहाँ पे आएगा हमारे पास 2l+1 के बराबर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक एक लेके चलते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास जो लेवल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। n क्या था यहाँ पे, मुख्य क्वांटम नंबर, जिसमें n बराबर क्या हो सकता है अपने पास 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, और l का मान जो होता है वो स्टार्ट होता है 0 से 0 1 2 और कब तक होगा n-1 तक। ये क्या है अपने पास, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब देखिए ये तो अपने पास एनर्जी आ गई, मतलब उसके अंदर एनर्जी लेवल्स है, क्योंकि अपने पास हमने क्या माना था कि नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ क्या है, शेल्स है, मतलब इन शेल्स के करस्पॉन्डिंग उनकी शेल्स बोल दो या एनर्जी लेवल्स बोल दो। ठीक है, तो इनकी भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग फिर हम क्या निकालेंगे, दोनों का एनर्जी डिफरेंस मानेंगे। उन एनर्जी डिफरेंस का मान जो आएगा वो हमारे 2l+1 के समानुपाती आएगा। मतलब जैसे जैसे l की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे s कोश के लिए देखो l का वैल्यू 0 कब होता है, s के लिए, 1 कब होता है p के लिए, ये तो सब जानते हैं, p d है ना, और ये f के लिए 3। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं हमारे पास, जैसे कि s की अगर हम बात करें तो s के लिए l बराबर 0, इस कंडीशन में डेल्टा E का मान क्या आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब एनर्जी का डिफरेंस 1 के बराबर। अगर हम बात करें p की, तो p के लिए देखिए p यहाँ पे p के लिए क्या होता है, l का मान 1, तो 2 आ जाएगा और ये 1, मतलब डेल्टा E क्या हो जाएगा उस कंडीशन में 3 के बराबर आ जाएगा। मतलब एनर्जी डिफरेंस जो आएगा 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 जूल के बराबर अगर हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से एनर्जी लेवल पहले 1 था, फिर 3 था, फिर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस उनका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम इनके एनर्जी लेवल्स देखें कि किस प्रकार से इनके एनर्जी लेवल प्राप्त होंगे, तो देखिए यहाँ पे हम एक एक करके बात करेंगे। इसको मैं मिटा देती हूँ। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें एनर्जी का मान क्या प्राप्त हो रहा है, एनर्जी किसकी प्रोपोर्शनल है, और जो एनर्जी का मान प्राप्त हो रहा है वहाँ पे n जो हम ले रहे हैं वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनको कि हमारे पास एनर्जी कितनी प्राप्त हो रही है, n+12 h⁻⁻⁻। क्लियर, जहाँ पे n जो क्या है पीरियोडिक क्वांटम नंबर है और इसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास 2n+l-2। ठीक है, और अगर हम बात करें एनर्जी डिफरेंस की तो वो कृष्ण के प्रोपोर्शनल होता है 2l+1 के। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को। और देखिए आगे अगर हम बात करें इसके एनर्जी लेवल्स, हमने एनर्जी निकाल ली, अब इसके अगर हम एनर्जी लेवल्स की बात करें तो देखिए एनर्जी लेवल्स जब बनाते हैं तो उसमें देखिए एक बात हमको रूल्स होते हैं इसके कुछ, वो हमें ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे n की बात करूँ तो n अगर हमारे पास इवन होगा, n की वैल्यू अगर मैं इवन लूँगी तो मेरे पास जो भी l की वैल्यू आएगी वो सारी l की वैल्यू मुझको क्या लेनी है, इवन लेनी है। ठीक है, अगर n मैं क्या ले रही हूँ, ऑड ले रही हूँ, तो यहाँ पे l की वैल्यू जो भी लूँगी मैं वो क्या कौन सी लूँगी, ऑड नंबर वाली लूँगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना के देखेंगे फिर इनके। ठीक है, तो ये बात सबको ध्यान रखनी है कि n अगर इवन है तो वहाँ पे हमको l भी क्या लेना पड़ेगा, इवन लेना पड़ेगा, और n अगर ऑड है तो वहाँ पे हमको l भी क्या लेना पड़ेगा, ऑड लेना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि किसी भी नाभिक में कितने शेल में कितने न्यूक्लियॉन्स उपस्थित होंगे, नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियस शेल जो होती है उसके अंदर एक न्यूक्लियॉन्स कितने उपस्थित होंगे, या फिर उसको बोल सकते हैं उसकी मल्टीप्लिसिटी की बात हम करें
तो जो मल्टीप्लिसिटी दी जाती है, तो देखिए मल्टीप्लिसिटी जो दी जाती है वो दी जाती है अपने पास 2j + 1 से। मतलब किसी भी नाभिक में जो शेल्स उपस्थित है उसमें कितने न्यूक्लियॉन्स उपस्थित होंगे एक शेल के अंदर, वो दी जाती है मल्टीप्लिसिटी 2j + 1 से। ठीक है, और इस प्रकार से सेल में हम जो अपने न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियॉन्स हैं, उनको हम क्या करते जाएंगे, भरते जाएंगे। और भरने के बाद हमारे पास देखेंगे कि किस प्रकार से मैजिक नंबर हमारे पास कंटिन्यू प्राप्त होते जाएंगे। कि जैसे अपने नाभिक आया 2 वाले, हमने दो न्यूक्लियॉन्स हमने उसमें सबमिट किए और उसके बाद हमारे पास मैजिक नंबर आ गया 2। ठीक है, उसके बाद हम अगले जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको सबमिट करेंगे और इस प्रकार से हमें मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियॉन्स हमें उसमें प्राप्त होते जाएंगे। तो देखिए जैसे ये वाली बात सबको ध्यान में रखनी है कि हमारे पास अगर n इवन होगा तो उसमें l भी इवन होगा। और l की वैल्यू भी हमको जब तक लेनी, जैसे हमारे पास 1 आ गया, n का मान अगर मैं 1 ले रही हूँ, ठीक है, अगर n की वैल्यू अगर मैं 1 ले रही हूँ तो उस कंडीशन में, या फिर मैं ले लेती हूँ 3 ले लेती हूँ, तो उस कंडीशन में n की वैल्यू इवन लेनी है, तो यहाँ से n की वैल्यू मैंने अगर ले ली 4, ठीक है, 4 ले रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये भी इवन ही आएगा। तो सम संख्या वाले ले रही हूँ तो l का मान जितनी सम संख्या है इससे पहले की और इसके बराबर वाली वो सब आएगी। मतलब इसमें 0 आएगा सम संख्या, 2 आएगा और 4 भी आएगा, इस तरह से। ठीक है, अगर ऑड ले रही हूँ, जैसे मैंने ले लिया 3, ठीक है, तो यहाँ पे अब ऑड कौन कौन सी संख्या इससे पहले, एक तो 1 है और एक खुद ही है ये 3। ठीक है, इस प्रकार से हमको ये लेनी है। तो देखिए, और इस प्रकार से हमको उनको शेल बनानी है, एनर्जी लेवल्स बनाने, और एनर्जी लेवल्स बनाने के बाद उनमें हमको क्या करने हैं, न्यूक्लियॉन फिट करने, किसके बराबर, 2j + 1 के बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जैसे मैंने ले लिया n की वैल्यू ले रही हूँ, यहाँ से यहाँ से मैंने n की वैल्यू ले रहे, यहाँ से हम डाल लेते हैं ये l की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से मैं डाल लेती हूँ कि j की वैल्यू क्या होगी, j की वैल्यू लिखते जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से इसकी मल्टीप्लिसिटी लिखते जाएंगे 2j, या फिर स्टेट्स लिख लो पहले इसकी कि कौन कौन सी स्टेट बनेगी। स्टेट विदाउट कपलिंग की बात करेंगे, ठीक है, और हम बात कर ले यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 2j + 1 की। क्लियर, और फिर हम टोटल देखेंगे कि कितने न्यूक्लियॉन्स इसके अंदर आते जा रहे हैं। तो देखिए कोई टेंशन नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है, केवल एक एक करके लेते जाएंगे। इसमें l का मान लेंगे, फिर j का मान क्या हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले मैंने मान लिया कि n का मान क्या ले रही हूँ मैं, 1 ले रही हूँ, 0 से स्टार्ट करते हैं। n का मान मैं क्या ले रही हूँ, 0 ले रही हूँ। उस कंडीशन में l की वैल्यू 0, j की वैल्यू अगर मैं देखूँ उस कंडीशन में j बराबर क्या होता है अपने पास, l + s, s की वैल्यू क्या होती है, ±1/2। क्लियर, यहाँ से देखिए j की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, +1/2 करें या -1/2, a की वैल्यू प्राप्त हो रही है अपन को +1/2। स्टेट अगर हम देखें तो स्टेट कौन सी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ से स्टेट प्राप्त होगी, जैसे यहाँ पे l की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ से अपन को स्टेट प्राप्त हो जाएगी s वाली 1s। क्लियर, क्योंकि l बराबर 0 किसके लिए होता है, कौन से उपकोष के लिए होता है, s उपकोष के लिए। तो स्टेट क्या हो गई 1s। 2j + 1, 2j + 1 देखिए मल्टीप्लिसिटी j की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, मतलब मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 2, मतलब इस सेल के अंदर, इस स्टेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसमें, न्यूक्लियॉन्स आएंगे, 2 न्यूक्लियॉन्स उसके अंदर हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ n बराबर 1 ले लेते हैं, n बराबर 1 जब लेंगे तो l की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 1। इस कंडीशन में j की वैल्यू क्या क्या प्राप्त होगी, j की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, l + s से l + s और l - s। तो l + s अगर हम करते हैं तो उस कंडीशन में देखिए l + s, l की वैल्यू क्या है 1, s क्या होता है 1/2, तो 1 + 1/2 करेंगे तो उस कंडीशन में 3/2, और 1 - 1/2 करेंगे तो उस कंडीशन में 1/2। क्लियर, स्टेट देखिए कौन कौन सी हो जाएगी, हमारे पास क्या है 1 है ना, तो 1 मतलब किसके लिए होता है 1, जैसे अपन l की वैल्यू देखा तो l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, s के लिए, l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1p। क्लियर, मल्टीप्लिसिटी निकाले
तो देखिए मल्टीप्लिसिटी इसके लिए तो क्या आ जाएगी 3/2 के लिए, इसको इस तरह से लिख लो। ये तो एक तो आ गया अपने पास 3/2, एक आ गई 1/2। इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 3/2 वाले की, इसकी तो हो गई अपने पास 2j+1 से निकालेंगे तो 2 × j+1, तो इससे निकल जाएगी 2 × j+1, तो 2 से 2 कैंसिल, +1 4 आ जाएगी, कॉमा। देखिए मल्टीप्लिसिटी निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें जो ये ऊपर वाली संख्या है ना, इसका एक ज़्यादा कर दो। जैसे 3 है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 4, इसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2, 1 का क्या कर दो दुगना, या फिर अपन को क्या करना है 1 ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है, 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, n की वैल्यू मैं ले रही हूँ 2। n की वैल्यू जब 2 लेते हैं तो उस कंडीशन में l की 2 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू अगर हम इवन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में l जितने भी आएंगे वो कितने आएंगे इवन, तो एक तो हो जाएगी इसकी वैल्यू 0 और एक वैल्यू हो जाएगी इसकी 2। इस कंडीशन में देखिए j की वैल्यू क्या आएगी, j की वैल्यू आएगी l ± s, तो l ± s, तो इसमें इस कंडीशन में l की वैल्यू क्या है 0, तो इसका करेंगे j बराबर क्या आ जाएगा, l की वैल्यू है 0 प्लस 1/2, तो क्या आ जाएगा केवल 1/2 आ जाएगा। क्लियर। दूसरे में अगर 2 रखेंगे l की वैल्यू, तो देखिए उस कंडीशन में j बराबर क्या आएगा 2 + 1/2 और 2 - 1/2, तो j की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 दूनी 4 और 1 5/2, और ये आ जाएगा 3/2, तो j की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 5/2 और 3/2। तो देखिए यहाँ पे लिख दो j बराबर क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 5/2 और एक आ जाएगा 3/2। क्लियर। तो यहाँ से देखिए स्टेट कौन कौन सी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 0 है अपने पास, और 0 l किसके लिए होता है, l बराबर 0 किसके लिए होता है, s उपकोष के लिए होता है, s उपकोष के लिए होता है, तो यहाँ पे हमने s तो लिख दिया, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे 1 की बात कर ली, 1 वाले s की तो बात कर ली, 1 s उपकोष की तो बात कर ली, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा 2s। क्लियर। 2 l बराबर 2 किसके लिए होता है, s p d f, ठीक है, जैसे हमने देखा था l बराबर 1, ये देखिए l बराबर 0 1 2 3 4 ऐसे ही होगा, ये किसके लिए होगा s के p d f g इस तरह से होता है। तो अपने पास क्या है l बराबर 2, और किसके लिए l बराबर 2 d के लिए, तो यहाँ पे कौन सी स्टेट आ जाएगी, अब d कौन से लेना, अभी 1 वाली स्टेट खत्म नहीं हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1d स्टेट। क्लियर। अब इसके लिए देखिए मल्टीप्लिसिटी अगर हम निकालें तो मल्टीप्लिसिटी इसके लिए तो क्या हो जाएगी, इसका एक ज़्यादा कर दो, 1 का 2 हो जाएगा, इसकी एक ज़्यादा करूँगी तो 6 और इसका 4, ये आ जाएगी इसकी मल्टीप्लिसिटी। क्लियर। उसके बाद देखिए 3 अगर लेते हैं तो 3 के लिए l की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या क्या हो जाएगी, क्या ले रहे हैं ऑड, ऑड है तो जितनी भी l की वैल्यू आएगी वो कितनी कौन सी आएगी, ऑड वाली लेंगे अपन, विषम संख्या वाली। तो विषम संख्या इससे पहले कौन सी है 1 है एक तो, और ये एक खुद ही है 3। इस कंडीशन में देखिए j की वैल्यू अगर हम निकालें तो j की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं l ± s, तो j की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1 + 1/2 और 1 - 1/2, तो इस कंडीशन में 3/2 और 1/2, तो ये आ जाएगी यहाँ से j की वैल्यू 3/2 और 1/2। यहाँ से देखिए 3 + 1/2 और 3 - 1/2, तो 3 + 1/2 और 3 - 1/2, तो यहाँ से आएगा 3 दूनी 6 और एक 7/2 और ये 5/2, ये आ जाएगा 7/2 और ये 5/2। क्लियर। अब देखिए इसके लिए स्टेट अगर हम लिखते हैं तो देखिए यहाँ से आ रहा है 1, और 1 किसके लिए होता है, p के लिए होता है, तो ये p तो लिख दिया, लेकिन p पहले आ चुका है, मतलब ये कौन सी आएगा उपकोष 2p आएगा। 3 की बात करें तो 3 किसके लिए होता है, 3 होता है अपने पास f के लिए, f के लिए होता है, और f अभी तक आया नहीं है यहाँ पे 1 वाले के अंदर, तो ये आ जाएगा 1f। इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालें हम तो यहाँ से देखिए ये तो हो जाएगा अपने पास 4, इसके लिए हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 7 की 8 और 5 की हो जाएगी 6। क्लियर। तो इस प्रकार से देखिए जैसे हमारे पास एक तो लेवल ये प्राप्त हो गया 2 वाला, एक हमारे पास ये आ गया, जब हमने n की वैल्यू 1 के बराबर ली थी तो हमारे पास जो
मान आए थे वो इस ये वाले सारे मान आए थे, ठीक है। जब हमने 2 लिया था तो जितने भी मान आए थे वो ये रहे, जब हमने 3 लिया तो ये आएंगे। अगर मैं n बराबर क्या ले रही हूँ, 4 ले रही हूँ, 4 कंडीशन में देखिए एक तो 0 हो सकता है l का मान, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। उस कंडीशन में j की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो j की वैल्यू देखिए यहाँ से l प्लस s से निकालूंगी तो इस कंडीशन में तो आ गई 1/2। 2 के लिए अगर मैं देखूँ तो 2 के लिए देखिए क्या आ जाएगा, 2 + 1/2 तो ये आ जाएगा 5/2 और 2 - 1/2 मतलब 3/2 और ये 4 तो 4 + 1/2 करूँगी तो ये आ जाएगा 9/2 और 4 - 1/2 करूँगी तो 7/2। क्लियर। अब देखिए यहाँ से स्टेट मेरे को लिखनी है तो स्टेट देखिए l बराबर 0 है। l बराबर 0 किसके लिए होता है, s उपकोष के लिए, तो यहाँ से मैंने लिख दिया s। l बराबर 2 है, किसके लिए होता है, l बराबर 2 किसके लिए होता है अपने पास, d के लिए, तो ये लिख दिया मैंने d। 4 l बराबर 4 किसके लिए होता है अपने पास, g के लिए, तो यहाँ से लिख दी मैंने स्टेट g। अब देखिए 1s आ गया, 2s आ गया, यहाँ पे आएगा अब 3s, d किसमें आ गया, 1d आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2d, g आया है क्या 1 के लिए, नहीं आया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1g। ये इसकी क्या हो जाएगी, स्टेट्स हो जाएगी, ठीक है। अगर मल्टीप्लिसिटी निकाले तो मल्टीप्लिसिटी देखिए यहाँ से तो इसकी तो आ जाएगी 2, ये आ जाएगी 6, 4, 10 और 8। क्लियर। अब देखिए हमको तो निकालना क्या था कि मैजिक नंबर्स भरने हमको, तो हमारे पास सेल्स आ गई इस तरह से कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो देखिए अगर हम इनका एनर्जी डायग्राम निकालें तो देखिए एनर्जी डायग्राम इसमें इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। ये है शेल मॉडल का एनर्जी डायग्राम। ये एनर्जी डायग्राम में देखिए जैसे हमने यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेट कौन सी थी, 1s वाली, जब हमने n की वैल्यू 0 रखी और l की वैल्यू 0 रखी तो उसमें स्टेट हमको प्राप्त हुई थी 1s, ठीक है। अगर देखिए इसकी स्टेट अगर हम लिखे तो इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पे इसकी ये j की वैल्यू लिखी जाती है, ये यहाँ पे जो नीचे लिखी जा रही है वो सब क्या है, इसकी j की वैल्यू, तो इसकी आ जाएगी 1s 1/2। क्लियर। अगर दूसरा बात करें तो 1p, देखिए यहाँ पे हमारे पास l + ½ और l - ½ मतलब जो उपकोष होंगे वो 2 भागों में स्प्लिट हो जाएंगे, l + ½ में और l - ½ में। और जो l + ½ वाली होती है उसकी जो एनर्जी अगर हम लेते हैं तो l + ½ वाले एनर्जी क्या होती है, कम होती है उसकी एनर्जी, और l - ½ वाले की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में देखिए 1p है, ये जो दूसरी स्टेट प्राप्त हो रही है 1p प्राप्त हो रही है यहाँ से। अब इस एनर्जी लेवल का क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ये मतलब एक तो l + ½ में हो जाएगा और एक l - ½ में हो जाएगा। l + ½ वाले एनर्जी लेवल नीचे आ जाएगा, l - ½ वाला एनर्जी लेवल ऊपर आ जाएगा। थर्ड देखिए कौन कौन सी स्टेट प्राप्त हो रही है, 2s और 1d, तो यहाँ से 2s और 1d इस प्रकार से एनर्जी लेवल 1d का क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, 2s का तो स्प्लिट हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ से फिर नेक्स्ट अपने पास कौन कौन सी स्टेट आ रही है, 1f और 2p, 1f और 2p। नेक्स्ट स्टेट कौन सी आ रही है अपने पास, 3s 2d और 1g, तो 3s 2d और 1g। ये सब क्या है, n बराबर कितने पे, 4 पे, ये n बराबर 3 पे, ये n बराबर 2 पे और ये n बराबर 0 पे। तो इस प्रकार से हमें इसका एनर्जी डायग्राम मिलता है। अब देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लिसिटी लिख दी इनकी सबकी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियन आएंगे, इसमें 4 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, फिर इसमें 6, फिर इसमें 2, इस तरह से हमने क्या लिख दी इनकी, ये सारी मल्टीप्लिसिटी लिखी हुई है। ये तो इनकी स्टेट्स है, ये क्या है इनकी मल्टीप्लिसिटी। अब देखिए यहाँ से इसके 2 न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे आ गए, मतलब मैजिक नंबर के बराबर आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 इधर आ गए, मतलब कुल मिला के कितने हो गए, यहाँ तक 8 न्यूक्लियॉन्स यहाँ तक आ जाएंगे, मतलब मैजिक नंबर 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे ये जब हमने ये तो आ गया अपने पास n बराबर 1 के लिए, 0 के लिए, n बराबर ये 1 के लिए आ गया था, ये n बराबर 2 के लिए आ गया था ये स्टेट, ये n बराबर 3 के लिए आई थी, और ये आया था अपने पास n बराबर 4 के लिए, ठीक है। उस कंडीशन में देखिए जब n बराबर 2 की बात करें तो कुल मिला के हमारे पास कितने न्यूक्लियॉन्स उपस्थित हो सकते हैं इसके अंदर, 6 और 4 10 और 2 12, ठीक है। 12 इसके अंदर आ सकते हैं और बाकी बचे हुए कितने पहले से अपने पास 10, 8 और 2 10, ठीक है। तो कुल मिला के कितने हो गए 20, मतलब 20 न्यूक्लियॉन्स यहाँ तक आ सकते हैं, जो कि किसके बराबर है 20 अपना एक मैजिक नंबर है। आगे देखिए एक लेवल आ गया
उसके बाद 8 उसमें न्यूक्लियन आ सकते हैं, मतलब 28 यहाँ तक आ जाएंगे, ये भी फुलफिल हो जाएगा, मतलब वो मैजिक नंबर के इक्वल है। और हम जानते हैं कि अगर फुलफिल है कोई भी लेवल, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, स्टेबल होगा। फिर आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो अपने पास ये क्या है, इसकी मल्टीप्लिसिटी है, और जब इनको ऐड किया जाता है मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब यहाँ तक तो 28 आ गए, 28 के बाद फिर इनको ऐड कर लो तो कुल मिला के क्या आ जाएंगे, 50 न्यूक्लियॉन्स इसके अंदर उपस्थित होंगे, तो वो भी अपना क्या है, एक मैजिक नंबर के बराबर है। तो इस प्रकार से मैजिक नंबर को मैजिक नंबर के जो न्यूक्लियाई है जो कि स्टेबल और स्टेबल होते हैं, उनको शेल मॉडल के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है कि किस प्रकार से वो मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।